गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 231 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और कुछ प्रश्न इसमें स्टैटिक जीके के भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 231 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है इस टेस्ट सीरीज की। आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। युवा उत्सव भारत @2047 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेक्ट है? इस कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा किया जा रहा है, और पहले चरण में इस कार्यक्रम का आयोजन देश के 150 जिलों में किया जाएगा। युवा उत्सव भारत @2047 पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो सी है इसका आंसर। तो युवा उत्सव भारत @2047 का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से देश भर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पहले चरण में देश में 150 जिलों को शामिल किया जाएगा, और यह कार्यक्रम 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में जिला स्तर पर, दूसरे चरण में राज्य स्तर पर, और तीसरे चरण में राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। और तीनों स्तरों पर युवा कलाकार, लेखक, फोटोग्राफर, वक्ता प्रतिस्पर्धा करेंगे, और पारंपरिक कलाकार देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेंगे। युवा उत्सव का विषय पंच प्राण अथवा संकल्प पर आधारित होगा, और इस कार्यक्रम में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के जो है युवा भाग ले सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन किया गया। संशोधन होने के बाद के यहाँ 2 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही हो सकता है? देखिए, गर्भपात अब 24 सप्ताह की गर्भावस्था तक किया जा सकता है, और संशोधन के अनुसार यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन के अनुसार गर्भ निरोधक विफलता के आधार पर महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की तलाश करने की अनुमति दी जा रही है। 24 सप्ताह यानी एक मंथ में देखा जाए तो 4 वीक होते हैं, तो 24 यानी 6 मंथ हो गया, ठीक है। और जब परिपक्व मतलब एक तरह से मैच्योर बेबी होता है वो 9 मंथ का हो गया, तो 9 में से 6 महीने तक की जो है अनुमति है, यानी देखा जाए तो 66% को करेक्ट है, ठीक है। यहीं अगर 28 सप्ताह होता तो गलत हो जाता स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो गर्भपात अब 24 सप्ताह की गर्भावस्था तक किया जा सकता है, तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है। इस संशोधन के अनुसार गर्भ निरोधक विफलता के आधार पर महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की तलाश करने की अनुमति दी जा रही है। कई बार चर्चा की हमने टेस्ट सीरीज में इस प्रश्न पर। भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है वो कितने वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है? 7 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष? देखिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। तो भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध है। हालांकि इसे समय समय पर 10 वर्षों की अवधि 10 वर्षों की आगे की अवधि के लिए जो है नवीनीकृत किया जा सकता है। और जीआई टैग जो है वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं, और यह टैग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के तहत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री कौन सी है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। चंद्रयान 1 गया, फिर 2 गया, विफल हो गया, फिर तीसरा है ये। तो चंद्रयान 3 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 यहाँ स्टेटमेंट है, कौन सा इनमें सही हो सकता है? देखिए, चंद्रयान 3 मिशन केवल एक लैंडर और रोवर ले जाएगा, अपने पूर्ववर्ती के विपरीत। मतलब अपने पूर्ववर्ती यानी चंद्रयान 2 की बात हो रही है, जो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर लेकर गया था, ठीक है। यानी ये ऑर्बिटर लेकर नहीं जा रहा, लैंडर लेकर जा रहा है और रोवर लेकर जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है जब लैंडर वैज्ञानिक कार्यों के लिए चंद्रमा की सतह के चारों ओर घूमेगा, रोवर चंद्र मिट्टी की जांच करेगा और वायुमंडलीय प्रयोग करेगा। दूसरा बात यह है। और तीसरी है, इस मिशन में लॉन्च वाहन मार्क 3 केवल एक विशिष्ट कक्षा के मुकाबले जीईओ, एमईओ और एलईओ में जाने में सक्षम है। जीईओ यानी
जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट, MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट, LEO लोअर अर्थ ऑर्बिट। पहला वाला करेक्ट है। चंद्रयान 2 3 चीज़ें लेकर गया था, ये 2 ही लेकर जाएगा, रोवर लेके जाएगा, लैंडर लेके जाएगा, ऑर्बिटर नहीं। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उल्टा फुल्टा कर दिया है। जब लैंडर होता है जो लैंड होता है सतह पर, ठीक है, तो लैंडर जो है वो चंद्र मिट्टी की जांच करेगा, और जो रोवर है वो वैज्ञानिक कार्यों के लिए चंद्रमा की सतह के चारों ओर घूमेगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे करके लिख दिया, इसलिए गलत है। पहला वाला करेक्ट है, तीसरा वाला करेक्ट है, और करेक्ट ही बताना है तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3। तो चंद्रयान मिशन केवल एक चंद्र लैंडर और रोवर लेके जाएगा, अपने पूर्ववर्ती यानी चंद्रयान 2 की तरह जो तीनों लेकर गया था, ऑर्बिटर में लेकर गया था वो। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जब लैंडर चंद्र मिट्टी की जांच करेगा और वायुमंडल प्रयोग करेगा, तो रोवर जो है वो वैज्ञानिक कार्यों को करने के लिए चंद्रमा की सतह के चारों ओर घूमेगा। तो रोवर घूमेगा और लैंडर जो है वो चंद्र मिट्टी की जांच करेगा। चंद्रयान 2 के रोवर और लैंडर का नाम अगर आपको याद रहा हो तो विक्रम जो था वो लैंडर था, और प्रज्ञान जो था वो रोवर था। और इस मिशन में जो लॉन्च वाहन है मार्क 3, वो GEO, MEO और LEO के साथ साथ चंद्रमा पर मिशनों में एक विशिष्ट कक्षा के मुकाबले जाने में सक्षम है। तो तीसरा वाला भी स्टेटमेंट जो था वो करेक्ट है। यहाँ GEO की बात करें तो जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट है, LEO की बात करें तो लो अर्थ ऑर्बिट है, MEO की बात करें तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। नाटो से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है? नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। यह संगठन सामूहिक रूप से इसके सदस्य देशों को सैन्य सुरक्षा प्रदान करता है, और वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं, और हाल ही में फिनलैंड ने इसकी सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना, सैन्य सुरक्षा प्रदान करता है सदस्य देशों को, वर्तमान में 30 मेंबर। करेक्ट है। हाल ही में फिनलैंड ने इसकी सदस्यता छोड़ने की नहीं बल्कि शामिल होना चाह रहा है फिनलैंड इसमें। तो देखिए, नाटो की बात करें, नाटो उत्तरी अटलांटिक क्षेत्रों में बसे देशों का एक सैन्य संगठन है जिसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। और यह संगठन जो है वो सामूहिक रूप से इसके सदस्य देशों को सैन्य सुरक्षा प्रदान करता है, और वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश हैं। हाल ही में फिनलैंड की संसद ने देश को नाटो में शामिल होने वाले कानून को स्वीकृति प्रदान कर दी है, और फिनलैंड के राष्ट्रपति सेली निटिस्टो ने कहा कि जल्द ही कानून पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। तो डी वाला स्टेटमेंट गलत है, वो फिनलैंड निकलना नहीं बल्कि जुड़ना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में बो बान थुओंग को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आपको बताना है कि वियतनाम की राजधानी क्या है। थाईलैंड की बैंकॉक है। प्योंगयांग दक्षिण कोरिया। नायपाई तो म्यांमार, हनोई है। ठीक है। तो हाल ही में वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति के रूप में वो वान थुओंग को चुना गया है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती गुएन जुआंग फुक का स्थान लिया है। और बो वान थुओंग की बात करें तो पोलित ब्यूरो नामक संस्था के सबसे कम उम्र के मेंबर हैं वो। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोलित ब्यूरो जो है वियतनाम की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है। क्वेश्चन नंबर 7 है एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2017 में एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना की शुरुआत की गई थी, और स्मारक मित्र पहल है एक, वो एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना का प्रमुख घटक है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो एडॉप्ट ए हेरिटेज भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में शुरू की गई योजना है, और योजना का उद्देश्य है निजी क्षेत्र की कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और व्यक्तियों के साथ साझेदारी में भारत में विरासत स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास करना। और स्मारक मित्र पहल जो है वो एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना का एक प्रमुख घटक है, और इस पहल के तहत व्यक्ति, कंपनियां और संगठन किसी स्मारक या विरासत स्थल को गोद ले सकते हैं और उसके रखरखाव, संचालन और विकास की जिम्मेदारी ले सकते हैं। यह जो पहल है वो भारत की विरासत को संरक्षित करने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम क्या है? वन्य छुट गया है भाई। क्या है? बाघ संरक्षण, वन है तो जीवन है, वन्य जीवन और हमारा परिवेश, या वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम है
वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को, कब 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2013 में अपने 68वें अधिवेशन के दौरान 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा की थी और पहला विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था वर्ष 2014 में, यानी अगले वर्ष। और वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम, किस दिवस की थीम, विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या है? वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 9 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा लोक लुभावन बजट के संभावित परिणाम है? ठीक है, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? लोक लुभावन बजट, ऐसा बजट सरकार की बैलेंस शीट पर दबाव बढ़ा सकता है और देश के राजकोषीय घाटे को भी बढ़ा सकता है। लोक लुभावन बजट वस्तुओं की मांग को बढ़ाकर बाजारों को अचानक बढ़ावा दे सकता है। कौन सा करेक्ट है? ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं लोक लुभावन बजट के संदर्भ में। देखिए, लोक लुभावन बजट आमतौर पर लोगों को खुश करने के लिए होता है। ऐसा बजट आकर्षक योजनाओं पर अधिक खर्च करता है जो सरकार के राजकोषीय घाटे को बढ़ा सकता है और मुद्रास्फीति को, यानी इन्फ्लेशन को भी बढ़ा सकता है। और ऐसी योजनाओं के उदाहरणों में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे सरकार कहती है हम ऋण माफ़ कर देंगे, कृषि ऋण माफ़ कर देंगे, ठीक है, मौजूदा कर संरचना में ढील देना, कृषि उपज के लिए उच्च खरीद मूल्य देना, ये सब। लोक लुभावन बजट का सकारात्मक पहलू यह है कि यह वस्तुओं की मांग को बढ़ाकर बाजारों को अचानक बढ़ावा दे सकता है, तो पहला वाला करेक्ट है। क्या क्या प्रभाव कर सकता है अर्थव्यवस्था पर? एक, लोक लुभावन बजट मुख्य रूप से जनता की सामान्य चिंताओं के इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि यह देश के समग्र आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए बहुत कम है। ऐसा बजट सरकार की बैलेंस शीट को भी बढ़ा सकता है और देश के राजकोषीय घाटे को भी बढ़ा सकता है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के ऐतिहासिक रास्ते को राजपथ के नाम से जाना जाता है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शक्ति पथ, कर्म पथ, संघर्ष पथ, बलिदान पथ, कर्तव्य पथ। तो भारत के प्रधानमंत्री ने नवनामित कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। सरकार के अनुसार यह सत्ता के प्रतीक के रूप में पूर्ववर्ती राजपथ से एक बदलाव का प्रतीक है। कर्तव्य पथ सुंदर परिदृश्य, वॉकवे के साथ लॉन, हरे भरे स्थान, नवीनीकृत नहरें और नए सुविधा ब्लॉक प्रदर्शित करेगा। और यह राजसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन से विजय चौक, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल स्टेडियम दिल्ली तक जाता है। अभी हाल ही में, यानी कब? नवंबर माह में 2022 में, ठीक है, एक चीनी रॉकेट अनियंत्रित हो गया और उसका 23 टन वजनी मलबा दक्षिण मध्य प्रशांत महासागर में जा गिरा। इस चीनी रॉकेट का नाम बताइए क्या है? लॉन्ग मार्च 5B, शॉर्ट मार्च 5B, तियानवेन 1, तियानवेन 101। लॉन्ग मार्च 5B, ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में एक चीनी रॉकेट बेलगाम हो गया और उसका 23 टन वजनी मलबा प्रशांत महासागर में आकर गिरा। यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस कमांड ने एक ट्वीट के द्वारा इसकी जानकारी दी। अपने ट्वीट में अमेरिकी स्पेस कमांड ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस कमांड पुष्टि करता है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट दक्षिण मध्य प्रशांत महासागर में जा गिरा। याद रखिएगा राम। क्वेश्चन नंबर 12 पर अजय। एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसको किया है? भारत के डी गुकेश को, ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ के प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ग्रैंड मास्टर डी गुकेश वर्ष 2022 में महाबलीपुरम में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने, और इसके साथ ही वे 2700 एलो रेटिंग मार्क को तोड़ने वाले छठे भारतीय बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हाल ही में पंप एंड डंप स्कैम सुर्खियों में रहा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है ये? हार्ट ट्रांसप्लांट, क्रिकेट, अंतरिक्ष विज्ञान, शेयर मार्केट। देखिए, पंप एंड डंप शब्द है जो शेयर मार्केट से संबंधित है, मतलब जो शेयर की कीमत है उनको मैनिपुलेट करना, यानी बढ़ाकर जो है बताना। तो डी है इसका आंसर। और अभी हाल ही में अरशद वारसी और उनकी पत्नी पर जो है 40-50 लाख रुपए पंप एंड डंप स्कैम से जो है अर्जित करने का आरोप लगा था। देखिए होगा आपने न्यूज़ तो।
तो जब किसी कंपनी के शेयर होल्डर या स्टॉक ऑपरेटर शेयरों की कीमतों को गलत तरीके से बढ़ाकर शेयरों को बेचते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं, तो इस तरह के घोटाले को पंप एंड डंप स्कैम कहते हैं। और गलत तरीके से शेयर के दाम बढ़ाने से जो है आम आदमी प्रभावित होकर शेयर खरीदने लगते हैं और उनका पैसा फंस जाता है। इसी तरह के एक स्कैम की वजह से बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गैरोटी हाल ही में सुर्खियों में आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 16 फरवरी 2023 को 15 दिवसीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने 16 फरवरी 2023 को दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 15 दिवसीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। और इस महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1000 आदिवासी कारीगर और कलाकारों ने भाग लिया। और भारत ने वर्ष 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। इस चीज़ को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रथम पुरस्कार जीतने वाली जनजातीय मामलों के मंत्रालय की झांकी भी इसमें प्रदर्शित की गई। अलग से अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस मंत्रालय की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रथम पुरस्कार मिला, तो जनजातीय मंत्रालय की झांकी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में जाना जाता है? ये प्रश्न अभी 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था, जो 12 फरवरी को हुई थी। बताइए, जुलाई का महीना, मई का महीना, सितंबर का महीना, इनमें से कोई नहीं। सितंबर माह। तो प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने को पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय इस अवसर का लाभ उठा रहा है ताकि सकारात्मक पोषण संबंधी व्यवहार और प्रथाओं पर सभी लक्षित लाभार्थियों को प्रमुख संदेशों का गहन प्रसार किया जा सके। देखिए, माह के दौरान गतिविधियों कौन कौन सी होंगी? महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा, पोषण भी, पढ़ाई भी, लिंग संवेदनशील जल संरक्षण और प्रबंधन, और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए पारंपरिक भोजन जैसे प्रमुख विषय पर केंद्रित होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? यह प्रश्न भी 12 फरवरी को 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा था। और इसका उत्तर अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे पर पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। इनमें से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया या जोड़ा गया है? नालंदा में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, वर्ष 2022 में किसी को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया भारत से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह प्रश्न भी 12 फरवरी को 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थान है जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य माना जाता है। और यूनेस्को विश्व भर में प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, पहचान और रखरखाव को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। और यह 1972 में यूनेस्को द्वारा स्वीकार किए गए विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के संबंध में कन्वेंशन द्वारा अनुकरणीय है। भारत में यूनेस्को के 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, याद रखिएगा। और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची की बात करें तो भारत के 46 स्थल हैं। इसमें 2021 में 2 जोड़े गए। सांस्कृतिक श्रेणी में धौलावीरा और रामप्पा मंदिर। ठीक है, जुलाई में भी थोड़ा और डीप जाएं तो 25 जुलाई को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में तेलंगाना वारंगल के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर को अंकित किया, इसकी बात हो रही है। और 2 दिन बाद 27 जुलाई को कच्छ के रण में हड़प्पा शहर धोलावीरा, इसकी बात हो रही है। इसको भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चुना गया। और वर्ष 2022 की बात करें तो भारत से कोई स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं किया गया, इसलिए अतः विकल्प 4 सही होगा ना, विकल्प डी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत जोड़ो यात्रा किसने शुरू की है? भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की।
तो भारत जोड़ो यात्रा एक जन आंदोलन है जिसे राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया गया। आंदोलन का संचालन राहुल गांधी कर रहे थे अभी तक, ठीक है। वैसे यात्रा समाप्त हो गई है और 3,570 किलोमीटर की दूरी तय की इस यात्रा ने। और भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई और 150 दिनों में 12 राज्यों को कवर करते हुए श्रीनगर में समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है, पूछ रहा है। सुपर वासुकी, सुपर राजधानी, वंदे भारत, ये तो सवारी गाड़ी है। सुपर वसुधा, सुपर वासुकी, ऑप्शन नंबर ए। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत रेलवे ने अपनी सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परीक्षण किया। 3.5 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। यह मालगाड़ी जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा और नागपुर के राजनांद गांव के बीच की दूरी तय की इसने और यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा चलाई गई। और सुपर वासुकी 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है। 295 इसमें डब्बे हैं और इनका वजन देखें पूरी गाड़ी का तो 27,000 टन वजनी है। थोड़ा और डीप जाएं तो मालगाड़ी का नाम नागो के हिंदू देवता वासुकी के नाम पर पड़ा है और शिव के सांप वासुकी को उनके गले में चित्रित किया गया है। और कहा जाता है कि सांप के सिर पर एक रत्न होता है जिसे बोलते हैं नागमणि। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से अयोध्या भूमि शीर्षक विवाद से संबंधित कौन से न्यायाधीश हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए हैं। और ट्रिपल तलाक वाले मामले में भी जज थे ये और इनका नाम है सैयद अब्दुल नज़ीर। और न्यूज़ में है ये क्योंकि हाल ही में इन्हें किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कौन से राज्य का? आंध्र प्रदेश का। तो सैयद अब्दुल नज़ीर उन पीठों का हिस्सा थे जिन्होंने अयोध्या भूमि शीर्षक विवाद और ट्रिपल तलाक चुनौती जैसे मामलों की सुनवाई की थी। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी लद्दाख के लिए नए राज्यों की नियुक्ति की है। इनमें से इन नज़ीर साहब को आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और सैयद अब्दुल नज़ीर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और यह कर्नाटक हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं, ठीक है, पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। चलिए, तो 20 प्रश्न थे ये। इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर सकते हैं। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन।